चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है आर एल सीरीज़ सर्किट। बेसिकली आर एल सीरीज़ सर्किट में दो कंपोनेंट्स हैं, एक रेजिस्टर और दूसरा इंडक्टर। इन दोनों को हमने सीरीज़ में जॉइन किया हुआ है और इस सर्किट में हमने करंट के ग्रोथ को स्टडी करना है। यानी जैसे ही हम स्विच को क्लोज़ करेंगे तो करंट किस तरह ग्रो करता है इस सर्किट में, इसको हम स्टडी करेंगे। तो सर्किट ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। करना भी हमने वही है। हमने स्विच एस को आपने ए के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप स्विच एस को ए के साथ कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ इस वक्त सर्किट के अंदर तीन कंपोनेंट्स होंगे। कौन सी वायर सर्किट में एब्सेंट होगी? ये वाली वायर, यानी इसका सर्किट में कोई रोल नहीं है। लूप जो है वो कौन सा है? ये लूप है जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सारा लूप है, ठीक है। इस लूप के अंदर इंडक्टर भी आ रहा है, इस लूप के अंदर रजिस्टर भी आ रहा है और इस लूप के अंदर ईएमएफ जो बैटरी है वो भी शामिल है, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमने वोल्टेज लॉ यूज़ किया। किस तरह से हमने इस लूप को किसी रैंडम पॉइंट एक्स से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स किया और वापस इसी पॉइंट पे हमने आना है। लेकिन उससे पहले हमने ये देख लेना है कि पॉजिटिव किस तरफ है और नेगेटिव किस तरफ है। यानी इस वक्त तीन कंपोनेंट्स हैं और तीनों कंपोनेंट्स में हाई पोटेंशियल कौन सी साइड है और लो पोटेंशियल कौन सी साइड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्स की। तो सोर्स की पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। फिर जैसे ही करंट ऑन होगा तो चार्जेस के अंदर जो पोटेंशियल है वो लूज़ होगा रेजिस्टर के अंदर से पास करते हुए। इसका मतलब है सबसे पहले चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ उसका पोटेंशियल कम होगा। फिर जैसे ही वो आगे इंडक्टर तक जाएगा तो जब इंडक्टर में करंट इंक्रीज़ करता है तो ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इसके अंदर एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगी जो सप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगी। और सप्लाइड ईएमएफ को अपोज करने का एक ही मतलब है कि अगर सप्लाइड ईएमएफ का पॉजिटिव इस तरफ है तो बैक ईएमएफ यानी इंडक्टर के अक्रॉस जो पॉजिटिव है वो भी उसी साइड पे डेवलप होगा और नेगेटिव भी नेगेटिव के सामने ही डेवलप होगा। यानी जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव है उसी तरफ इंडक्टर का पॉजिटिव आएगा, जिस तरफ बैटरी का नेगेटिव है उसी तरफ इंडक्टर का नेगेटिव आएगा। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स की समझ आ गई है। इसी तरह हमने क्या किया, हमने एरोज़ लगा दिए और एरो की डायरेक्शन हमने रखी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तीनों कंपोनेंट्स में। और फिर हम फाइनली क्या करने लगे हैं, हम इस सर्किट को ट्रैवर्स करने लगे हैं क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स से शुरू करके क्लॉकवाइज ट्रैवर्स करने लगे हैं। तो मैं सर्किट में कुछ जो लाइनें हैं उनको मैं मिटा देता हूँ ताकि सर्किट में रश जो है वो कम हो जाए, ताकि आपको दोबारा से अंडरस्टैंड करना इजी हो। तो अब हम करने लगे हैं सर्किट को ट्रैवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स। तो सबसे पहले इसमें आएगा बैटरी, उसके बाद इसमें आ रही है रजिस्टर, उसके बाद इसमें तीसरा कंपोनेंट आ रहा है इंडक्टर और फिर हम वापस यहाँ पर ही पहुँच जाएंगे। तो जब आप x से स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट x पे अगर पोटेंशियल Vx है तो उसको हमने लिख दिया, फ़र्ज़ कर लें इस पोटेंशियल को Vx का नाम दे देते हैं। इसी तरह जब हम बैटरी को ट्रैवर्स कर रहे हैं और इसमें आप देखें एरो की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव है, यानी पोटेंशियल गेन हो रहा है। ये बात मैंने कल भी डिस्कस की थी आपके साथ। इसी तरह रजिस्टर के अक्रॉस जब हम मूव कर रहे हैं तो हम बेसिकली हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं और हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाने में पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होता है, इसको -VR कह दिया। सिमिलरली इंडक्टर के अक्रॉस भी हम हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो इसके रिज़ल्ट के तौर पे इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी नेगेटिव होगा। तो ये सारा करके फाइनली हम दोबारा पॉइंट एक्स पर पहुंच गए। इसका मतलब है ये सारे जो पोटेंशियल है इनका सम पॉइंट एक्स के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। फिर हमने क्या किया था, हमने दोनों तरफ Vx कैंसिल कर दिया, उस तरफ ज़ीरो रह गया, ये दोनों नेगेटिव हो गए। VR की जगह IR लिख दिया, VL एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब VL को उस तरफ ले गए, VL की वैल्यू पुट कर दी L इंटू डी आई ओवर डी टी, ये हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं।
इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने रीअरेंज किया है। यहाँ पर रीअरेंज करके हमने बेसिकली क्या किया, डी टी को एक तरफ लिख दिया और डी आई वाले फैक्टर को दूसरी तरफ, और बाकी सारी वैल्यूज़ को भी डी आई वाले फैक्टर की तरफ लिख दिया। यहाँ पर अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड पे तो सिंपल है, डी जो है वो इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा और साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये जो के आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर क्या हुआ है, एल जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया। इसके अलावा इंटेग्रल और नेगेटिव साइन से मैंने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये बन गया डी आई, और नीचे जो है वो लिखा हुआ है ई माइनस आई आर। अब आप देखें, अगर आप गौर करें तो नीचे जो फैक्टर है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा। कब? जब आप रजिस्टर से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये देख लें, अब इस तरह से हो गया, ठीक है। अब आप देखें नीचे जो फैक्टर है इसमें ई जो है ईएमएफ, ये तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली करंट चेंज हो रहा है। तो नीचे वाला जो फैक्टर है उसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है माइनस आर इंटू डी आई, और अब ये नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लग जाएगा। तो नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लगेगा, पहले माइनस एल ओवर आर हमने पहले ही लिखा हुआ था, तो नेचुरल लॉग बन जाएगा ई माइनस आई आर का। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इनिशियल बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकाली। तो ये बड़ी सिंपल है, यानी आप ये एज्यूम करें कि जब हमने स्विच को क्लोज़ नहीं किया हुआ था तो उस वक्त करंट क्या था, ज़ीरो। यानी जैसे ही हमने स्विच को क्लोज़ किया, एट द वेरी इनिशियल मोमेंट करंट वॉज ज़ीरो। तो जब टाइम ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो है। तो आपने ऊपर वाली इक्वेशन में टी की जगह भी ज़ीरो पुट कर दिया, करंट की जगह भी ज़ीरो पुट कर दिया, तो फिर आपके पास रीअरेंज करने पर के जो है उसका ये वाला फॉर्मूला बन गया, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की ये वैल्यू आ गई। तो अब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह ये पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। इसको फिर सिंपली हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज किस तरह किया, आप ये वाला फैक्टर इस तरफ ले आए, ठीक है। इसमें एल ओवर आर कांस्टेंट आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और फिर क्या होगा जी, बेसिकली हुआ ये है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या किया है, इस फैक्टर को उधर ले गए हैं और टाइम के फैक्टर को इधर ले आए हैं। जब टाइम दूसरी तरफ आएगा तो वो नेगेटिव हो गया। ये वाला फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो उसके साथ ये जो नेगेटिव साइन था ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हमने एल ओवर आर को कॉमन कर लिया, इसीलिए आपको ये वाला जो फैक्टर है इसके साथ पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है, और नेचुरल लॉग ऑफ ई के साथ आपको नेगेटिव साइन ही नज़र आ रहा है, ठीक है। एल ओवर आर कॉमन आ गया। उसके बाद एल ओवर आर जो है इसको दूसरी तरफ मूव किया, उधर जाके ये आर ओवर एल हो गया, टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो गया आर ओवर एल बनकर। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, इसके नतीजे में लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेचुरल लॉग है ये ख़त्म हो जाएगा, आपके पास ये बन गया। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपने लिख दिया। इसी तरह ये जो ई है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, आपके पास ये फैक्टर बन गया। इसको रीअरेंज इस तरह किया कि आई आर जो है, आई आर इसको आप दूसरी तरफ ले गए और ये वाला फैक्टर इस तरफ ले आए। आई आर जब उस तरफ जाएगा तो आई आर के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और वो जो फैक्टर है वो नेगेटिव हो जाएगा, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, ई को कॉमन निकाल लिया और साथ ही ये जो आर है इसको उस तरफ डिवाइड कर दिया। तो इस तरह राइट हैंड साइड पे आपको ई ओवर आर ये नज़र आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे करंट है, और राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म है, ठीक है। तो ये आपको करंट का रिलेशन बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस रिलेशन का मतलब क्या है। आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे आई है, राइट हैंड साइड पे ई ओवर आर, 1 माइनस, अगर मैं इस ई को नीचे ले जाऊं तो इसकी पावर प्लस में आ जाएगी आर टी डिवाइडेड बाय एल। अब आप देखें, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करेगा, ये वाला जो फैक्टर है ये भी इंक्रीज़ करेगा,
जिसके नतीजे में इस रेशियो की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। और जब आप छोटी वैल्यू से माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है फाइनल जो आंसर है वो इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ यहाँ पर जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साथ यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। आपको इन दो पॉइंट्स की समझ आ गई है? ओके बेटा, अब हमने क्या करना है, अब हमने, मैं आपको दो छोटे छोटे पॉइंट्स समझाना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें सर्किट में इंडक्टर नहीं है, यानी अगर इंडक्टर एब्सेंट हो, यानी फ़र्ज़ कर लें आपने इंडक्टर लगाया ही नहीं है। जब इंडक्टर आपने लगाया ही नहीं है तो ये जो सेकंड वाला फैक्टर है इसमें एल की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, ऐसा ही है। जब आप एल की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये पावर बन जाएगी इन्फिनिटी, और जब इसकी पावर इन्फिनिटी बन जाएगी 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसके नतीजे में ई ओवर आर 1 माइनस ज़ीरो, और आपके पास करंट जो है वो सडनली मैक्सिमम हो जाएगा। इस पॉइंट की समझ आ गई? यानी अगर सर्किट में इंडक्टर है ही नहीं, सिर्फ रेजिस्टर ही लगा हुआ है, तो जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो ये वाला करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, एकदम करंट सडनली इंक्रीज करेगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। बट अगर सर्किट में इंडक्टर एब्सेंट है, और फर्ज कर लें, आप एज्यूम कर लें कि सर्किट में रेजिस्टर नहीं है, रेजिस्टर बिल्कुल ही नहीं है और इंडक्टर डोमिनेंट है। अब रेजिस्टर ज़ीरो है, जब आप आर को ज़ीरो कंसीडर करेंगे तो अब आप आर की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब आप चेक करें, अब आपका आंसर क्या बनेगा, ई ओवर आर 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर ज़ीरो हो जाएगी, ऐसा ही है। 1 ओवर ई की पावर ज़ीरो, और ई की पावर ज़ीरो 1 होती है, 1 माइनस 1 एंड दैट इज़ ज़ीरो। यानी अगर रेजिस्टर एब्सेंट है और सारा का सारा इंडक्टर डोमिनेंट है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडक्टर जो है वो सप्लाइड करंट को इतना ज़्यादा सडनली अपोज करेगा कि रिजल्टेंट करंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यही काम इंडक्टर का होता है कि उसने कॉज को अपोज करना है, लेंज़ेस लॉ के मुताबिक बैक ईएमएफ पैदा होती है, ऐसा ही है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर इंडक्टर भी है और रेजिस्टर भी है, तो इसका मतलब है हमें R और L दोनों की वैल्यूज़ को नॉन ज़ीरो कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ फिर क्या हो जाएगा, टाइम, क्योंकि टाइम को तो हम रोक नहीं सकते, टाइम तो मुसलसल गुजर रहा है। तो अब हम बात करते हैं R और L को नॉन ज़ीरो करके सिर्फ टाइम की वैल्यू को वेरी करके चेक करते हैं कि करंट की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करेगी। नाउ L इज़ नॉट ज़ीरो, R इज़ ऑल्सो नॉट ज़ीरो, एंड टाइम जो है वो बेसिकली ज़ीरो से इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज़ किया था तो टाइम की वैल्यू ज़ीरो से बढ़ना शुरू हो गई थी। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये किस तरह से हमें रिज़ल्ट देगा। I इज़ इक्वल टू ई ओवर आर 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर क्या थी, आर टी ओवर एल, आर टी ओवर एल। अब आप गौर करें, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे नीचे वाला फैक्टर बढ़ेगा और इस रेशियो की वैल्यू कम होगी, लेकिन नीचे वाला फैक्टर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इसका मतलब है इस रेशियो की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, और जब इस रेशियो की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी तो फाइनल जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, रिजल्टेंट करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। जी बच्चों, आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है?
ओके, अब हम आते हैं लिखी लिखाई बातों पे। अब आप यहाँ देखें, मैंने तो करंट को जनरली इंक्रीज़ किया। यहाँ पर हम करंट की इनिशियल ज़ीरो वाली वैल्यू और इन्फिनिटी वाली वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं करंट का। यानी जब टाइम ज़ीरो था, आप ये समझ लें कि जैसे ही हमने स्विच को क्लोज़ किया था एट वेरी इनिशियल मोमेंट टाइम ज़ीरो था। जब आप टाइम की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो करंट है इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ टाइम की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो करंट ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, अभी वैसे किया था, 1 - 1/e⁻⁻⁰ हो जाएगी। ये बन जाएगा e/r 1 - 1/⁰ या 1 - 0। इस तरह से e/r आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज़ मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये जो आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है e/r की जगह हम ऊपर वाली इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसमें e/r की जगह हम I0 भी पुट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास करंट का जनरल फार्मूला बन गया I = I0 1 - e⁻⁻r/T/L। This is the general relation for the growth of current in RL series circuit। और ये बात अपने जहन में रखें कि अगर सर्किट में R और L दोनों मौजूद हैं तो फिर सर्किट के अंदर जो करंट का ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली होता है, यानी एकदम सडन इंक्रीज नहीं करता, स्लोली स्लोली इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप देखें, हम ये चाह रहे हैं कि हम रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस जो अपीयर होने वाली पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी फाइंड करें। तो इसके लिए ओहम लॉ के मुताबिक VR = IR। आई जो है उसकी वैल्यू आप पुट कर दें, और ये आई की वैल्यू मैंने पुट की है और साथ आर को मल्टीप्लाई कर दिया। आर जो है ये आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वी आर का सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बच जाएगा। इसकी भी आप इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो आएगा। टाइम की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम आएगा। और आप गौर करें, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये सारा का सारा वही है जो बैटरी का पोटेंशियल है। इसी तरह अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहें तो ये बैक ईएमएफ वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले से भी हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर हम करंट की वैल्यू पुट करें और करंट का टाइम डेरिवेटिव लें तो आपके पास इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आएगा। और ये अगर आप गौर करें तो ये टाइम के साथ साथ ये पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है। ये फार्मूला जो है इसमें e की पावर माइनस में है, इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये जो एक्सपोनेंट है ये कम होता जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ कर रहा है। इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़। टाइम की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है इन जनरल हम बात कर सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं कि शुरू में पोटेंशियल ड्रॉप सारा का सारा किसके अक्रॉस आया, इंडक्टर के अक्रॉस। रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो था, लेकिन एंड पर जाकर इन्फिनिट टाइम के बाद फुल फाइनल जो पोजीशन होगी उसमें सारा का सारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो रेजिस्टर के अक्रॉस आ गया और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है इनिशियली पोटेंशियल अपीयर होता है इंडक्टर के अक्रॉस, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये पोटेंशियल जो है ये रेजिस्टर के अक्रॉस शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और इन्फिनिट टाइम में जाके इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो हो जाता है और सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप जो बैटरी का है वो रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होना शुरू हो जाता है। ये कंक्लूजन में भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी होंगी, ये आप पढ़ लीजिएगा। साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इंडक्टर और रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है इनका सम ज़ीरो के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और छोटी सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है क्या, ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने करंट का क्या रिलेशन बनाया था। आपने ऊपर करंट का कुछ ऐसा रिलेशन बनाया था, 1 - 1/r/T/L, यही था, या LT/R था?
आर टी ओवर एल। ओके, ये हम यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा ऐसा करें, कंसिडर कर लें, लेट आर टी ओवर एल इसको 1 के इक्वल फर्ज कर लें, तो फिर आपकी ऊपर वाली जो वैल्यू है करंट की वो क्या बन जाएगी ज़रा बताएं। आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 - 1/e⁻1 और आई नॉट 1 - 1/e। अगर मैं 1/e की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये आंसर आता है 0.37। आप इसको करके चेक कर लें। 1 में से 0.37 माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 0.63। आपको याद है आपने ऐसा कुछ पढ़ा था चैप्टर 12 में कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। आपने कुछ टाइम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है? सो दिस इज द टाइम, this is the time during which current has grown up to 0.63 times of maximum value। अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट होनी है तो इस टाइम के दौरान करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.63 टाइम्स ग्रो कर चुका है। मैं इसको एक और तरह से भी बोल सकता हूँ, यानी मैं ये भी कह सकता हूँ 0.63 टाइम्स बोल दें या 63% ऑफ आई नॉट बोल दें, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। मैं आपको ये साबित करके दिखा देता हूँ। 63% का मतलब होता है 63 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे आई नॉट के साथ, तो ये वही बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट बोलें या 63% ऑफ मैक्सिमम करंट बोलें, बात एक ही है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा वो हम यहाँ से बना सकते हैं। आप देखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे टी को रहने दें और राइट हैंड साइड पे एल ऊपर आ जाएगा और आर नीचे आ जाएगा। नाउ दिस इज़ द रिलेशन फॉर टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को हम सिंपल टी की बजाय हम इसको थोड़े मुख्तलिफ शक्ल में लिख देते हैं, टॉ की शक्ल में लिखते हैं। दिस इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच 0.63 times of maximum current has been grown in the RL series circuit। जी सर सर टाइम कांस्टेंट होता क्यों है? ये किस वजह से होता है टाइम कांस्टेंट? ये हमने खुद मतलब डिफाइन कर दिया है, ये होता नहीं है। देखो ना, हमने खुद अपने उसी मैथमेटिकल रिलेशन से हमने खुद कह दिया भाई इसको वैल्यू को, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये देखें आर टी ओवर एल, इसको 1 पुट करके हमने खुद करंट की एक वैल्यू निकाल ली। तो ये जो वैल्यू करंट की आई है, ये जो मैंने बॉक्स में लिखी हुई है ये वाली, तो ये वैल्यू आने में कोई ना कोई टाइम तो लगा है ना, उस टाइम को हमने टाइम कांस्टेंट का नाम दे दिया है। ठीक है, ये ना तो कहीं से वही आई है ना कुछ और हुआ है। सर ठीक है, ये खुद हमने सर अपने से। ऊपर भी आया आपका जॉन्सन ने 5वें चैप्टर में ला पढ़े थे ना, वहाँ भी ये कांस्टेंट है। देखिए ये हम अपनी मर्जी से डिफाइन कर देते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो बना लिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। आप इसको ये ना समझें कि ये कोई लॉ है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, कोई रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये टाइम कांस्टेंट हमने नाम रख दिया इस टाइम का। ये ऐसा टाइम है जिसके दौरान 63% करंट ग्रो कर जाएगा, दैट्स इट। इसमें इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप देखें टाइम कांस्टेंट का फार्मूला, ये भी आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। इसको इन्होंने साबित कर दिया है कि ये टी के बराबर है। वो आप कर सकते हैं, ये दोनों रिलेशन जो हैं ओहम लॉ को यूज़ करके और इंडक्टेंस का फार्मूला यूज़ करके, तो वो हम ना भी करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप गौर करें, इसने टाइम कांस्टेंट की इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके उसने ये साबित कर दिया है। मैंने जिस तरह किया है वो दूसरा मेथड है और एक मेथड ये है। मैंने तो अपने मेथड से टाइम कांस्टेंट का एग्जैक्ट फार्मूला निकाल लिया है ना, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर,
तो ये मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने एग्जैक्टली लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें आप करंट की वैल्यू पुट कर दें और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं एक नज़र आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या कुछ किया है। आज के लेक्चर में हमने आरएल सीरीज सर्किट पढ़ा, जिसमें हमने करंट का एक रिलेशन बनाया, और करंट का रिलेशन बनाकर हमने देखा कि ये रिलेशन तो हमें ये बता रहा है कि टाइम के साथ साथ करंट ग्रो कर रहा है, और अगर रेजिस्टर और इंडक्टर मौजूद हैं तो ये करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा स्लोली। फिर हमने रेजिस्टर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखा, और फिर आपके पास ये टाइम कांस्टेंट की डेरिवेशन थी थोड़ी सी, और ये आ गया मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।